प्रिय छात्र और छात्राओं, आप लोग अच्छे से होंगे और अध्ययन कार्य में रत होंगे। मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ। प्यारे बच्चों, कल हम और आपने गद्य की विभिन्न विधाओं को जो हमारे में जो सहायक है हमारी पाठ्य सामग्री में, कैसे हमें गद्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करना है, इस संदर्भ में चर्चा हुई। कुछ खेल खेल में मुहावरे वगैरह भी आपको बताए गए। आज उसके आगे ग्रीष्मकालीन अवकाश में कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम आपको देंगे, उसको आपको हल करना है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इस विषय में भी हमारी आपके बीच में चर्चा होगी। ये विषय क्लियर करने के पूर्व, जिस कारण से आज हम और आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर हैं और सारे क्रियाकलाप जो स्वच्छंद रूप से हमारे होते थे विद्यालय में, अध्यापन कार्य, आप लोगों का अध्ययन कार्य, वो सब कोरोना की वजह से बाधित हो गया है। वो विश्व की महामारी है। इस संदर्भ में हमें जागरूक भी रहना है कि कोई भी मुसीबत हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार से दस्तक न देने पाए। तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल तत्पर है और कैसे कैसे क्या व्यवस्था बनाना है, बहुत प्रयत्नशील है। तो हम सभी नागरिकों का भी एक परम कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग भी उन सारे नियमों का समय समय पर पालन करते रहें। जो जानकारियाँ हमें मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से और जगह जगह अनाउंसमेंट के माध्यम से जो हमको जानकारियाँ मिलती हैं, उनको हमें ध्यान दे करके सुनना है और उन नियमों का पालन करते हुए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। बार बार कहीं भी जाएं, हाथ धोएं और आँख और नाक में हाथ का स्पर्श ना करें। हमेशा हेल्दी भोजन लें, ताज़ा भोजन लें। 3 घंटे उपरांत वाला भोजन कोशिश करें कि उसको हम ग्रहण ना करें और ज़्यादातर किसी के सोशल डिस्टेंस बना के रखें। अब 6 फुट की जगह और भी आगे दूरी बढ़ा के रखना है, इस पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और इन सब चीज़ों के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप और हमारे यूपी गवर्नमेंट ने आयुष कवच नाम से एक नया आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक ऐप तैयार करवाया है, जिसमें वृक्ष का निशान है और इन दोनों को हमें डाउनलोड कर लेना है। उसमें हमको हमारी डाइट कैसी हो, हमारे कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे डॉक्टरों की टीम है, जो हमारे वास्तविक योद्धा हैं इस समय के, हमारी नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जितने भी कहना चाहिए हमारे सफाई कर्मी हैं, वह भी बेचारे लगे हुए हैं। तो सबके प्रति हमें श्रद्धा भाव रखना है, उनका सम्मान करना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको अपनी पढ़ाई भी करना है कि हमारा भविष्य भी अंधकारमय ना हो। तो समय समय पर शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक जी, हमारे JD साहब और DDR साहब, DE साहब, सभी लोग इस स्तर पर लगे हुए हैं कि बच्चों का किसी प्रकार से अध्ययन में व्यवधान पैदा ना हो। जो भी माध्यम हो, बच्चों को
कुछ न कुछ वहाँ पाठ्य सामग्री मिलती जाए, चाहे वो दीक्षा ऐप के माध्यम से हो, चाहे जूम क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो। विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं उनसे बच्चों की भरसक कोशिश की जा रही है कि उनकी पढ़ाई होती रहे और घर में रहकर भी उनकी क्लासेस चलते रहें। वो अपना विषय का काम विभिन्न शिक्षकों, अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से अपना पूरा करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुछ प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं, उसको आप घर में रह कर के हल करेंगे। हम बोल रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख लें, नहीं तो उसकी हम आपको छाया प्रति यहाँ से दे देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग घर में बैठ कर के हल करेंगे। अब पहले ये समझ लें कि ऐसे हल कैसे करना है। आप बिल्कुल ये मान के चलें, अपने घर में रहते हुए अपने आप को ये मान के चलें कि हम एक परीक्षा भवन में बैठे हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और उसी समय सीमा में हमको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जब ऐसी तैयारी करके आप लोग चलेंगे तो हमें विश्वास है कि आपकी तैयारी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। 15 मिनट आपको जो दिए जाते हैं, पहले 3 घंटे का समय होता था, अर्थात 180 मिनट दिए जाते थे। अब आपको 195 मिनट दिए जाते हैं, इस बात के लिए कि आप लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और हड़बड़ाहट में पेपर ना पढ़ें। पेपर को कम से कम 2 बार पढ़ें। प्रश्न की क्या चाह है, प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है, वही उत्तर दें। कोई भी उत्तर लंबा चौड़ा ना दें। जितने शब्दों की मांग की गई है उतने में ही हल करने की कोशिश करें। अनावश्यक सामग्री उसमें डालें ना। लेख अपना बढ़िया रखें और हेडिंग डाल के ज़रूर लिखें। समय सीमा में आपको इसमें 4 प्रकार से प्रश्न आएंगे: बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी। उन सारे प्रश्नों को आप लोग उसी हिसाब से हल करेंगे जैसे प्रश्न की मांग है। तो खंड का में आपको हम जो बता रहे हैं, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दे रहे हैं। ये 5-5 नंबर के 2 सेट आएंगे, एक प्रश्न नंबर 1 से और एक प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न होंगे। तो ये हमारे 10 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो सही का उत्तर आपको लिखना है, इस हिसाब से आपको लेके चलना है। तो पहला प्रश्न आपका का प्रश्न नंबर 1, उसका का खंड। छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी जी। इसके बाद इसके विकल्प दिए हैं। अगला प्रश्न है खा करके पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रामकुमार वर्मा जी। अब इसी का खंड गा है। इसमें सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कौन से कवि से? तो 4 नाम दिए हैं। नंबर 1 कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से और सूरदास से। अब अगला प्रश्न आता है घा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। इसमें से एक सही। अगला है डा। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। तो ये तुम्हारे 5 प्रश्न हुए। अब प्रश्न नंबर 2 आता है। तो प्रश्न नंबर 2 में भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, का, खा, गा, घा, अड़ा करके। तो पहला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन का वर्ष बताइए। सन 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में, सन 1953 में। अगला प्रश्न आता है खा करके प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। अब अगला प्रश्न आता है
झरना के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अब घा करके आता है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया है? अब यह कौन है? तुलसीदास जी, सूरदास जी, बिहारी या कबीरदास। अब इसी में से डा नंबर का प्रश्न आता है, 2 का डा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो, आंसू। तो ये 4 विकल्प इसके हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में 5 आपके प्रश्न आएंगे, 5 के 5 नंबर मिलेंगे, 1-1 नंबर के होंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 करके, उसके भी 5 नंबर होंगे। तो ऐसे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में आपको 10 अंक की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न नंबर 3 आता है। तो इस प्रश्न में 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के 2 अंक आपको निर्धारित होंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक, यहाँ पद्यांश की जगह गद्यांश कर लें। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें आता है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास और प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ से अंडरलाइन शुरू हो जाती है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोग समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। तो ये रेखांकित अंश यहाँ से है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोग समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। तो ये रेखांकित अंश दोबारा मैंने बोला। अब आगे आता है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस उक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब इसके प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर के, कृपया उन्हें ध्यान से सुन लें। या तो पूछा जा सकता है आपसे, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना है और उसके लेखक का नाम लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यह पूछा जा सकता है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो 2 अंक आपके निर्धारित हो गए। और अगले प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? कैसे राष्ट्र को बढ़ाया जा सकता है? ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाकर के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? अगला प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपसे बताया था, यदि से लेके पुष्प संस्कृति तक आपका बताना है कि इसके आशय क्या है, इसका अर्थ अपने शब्दों में ही आपको व्यक्त करना है। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? संस्कृति किसे कहते हैं? यह आपको सब समझा चुके हैं, पहले पाठों में सब बता चुके हैं। अब आपको अपनी बुद्धि विवेक से और एक बार पुनः अपनी पुस्तक को अध्ययन करने के पश्चात
इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन से लिखेंगे। लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? या फिर इसी प्रश्न को अलग ढंग से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से इसके ये प्रश्न हुए। इसमें से आपको 2-2 नंबर के 5 प्रश्न को हल करना है, तो आपको 10 नंबर इसमें भी प्राप्त होंगे। इसके बाद एक आता है अथवा करके प्रश्न, इसी के साथ में लगा होता है। तो अथवा आएगा तो अब उसमें अथवा से तात्पर्य होता है या तो आप जो अभी बताया है इसको करें, अथवा जो नीचे आपको बताने जा रहे हैं उसको करें। यदि उसमें एवं लगा होता है, अथवा और एवं में अंतर समझ लें, अक्सर बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अथवा माने होता है किसी दो में से किसी एक को करना, और एवं माने होता है इस दोनों को करना, इसको भी करेंगे आप और दूसरे को भी करेंगे। तो यहाँ पर अथवा आया है तो दो में से कोई एक आपको हल करना है। अगला है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किसी दीपक की ज्योत है। ये आपकी रेखांकित अंश चालू हो जाता है यहाँ से। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। यहाँ ये आपका रेखांकित समाप्त होता है। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब इसके प्रश्न बनते हैं 2-2 नंबर के। उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है? अब उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए, किसने लिखा है ये? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये हुआ। बच्चों, इसका शेष भाग कल आपको और बताएंगे। इसके पश्चात ही आप इसको हल करेंगे और समय सीमा वही आप रखेंगे 3 घंटा 15 मिनट, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे लिखने की गति कितनी है और हमें उस गति को कितना बढ़ाना है, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, उसको आप लोग स्वयं अपने स्तर से मूल्यांकित कर लेंगे। इसके पश्चात जब विद्यालय खुलते हैं तो उसका मूल्यांकन हमारे द्वारा कर दिया जाएगा और देख लेंगे कि आपकी लेख कैसा रहा, आपकी स्पीड कितनी रही और आपने कितने समय में, ये आप हमको बताएंगे, हल कर पाए। धन्यवाद। अगली कड़ी कल जोड़ेंगे।